आज हम लोग सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे। सरफेस टेंशन हिंदी में इसे हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। थोड़ा सा जो टॉपिक है एनसीईआरटी है, दिखाओ जरा क्या क्या है, एक नज़र मार लें, एक्स्ट्रा ना पढ़ाना पड़े। ताकि ये तो फ्लूइड पूरा दे रखा है, सरफेस टेंशन कहाँ है? स्ट्रीमलाइन फ्लो, बर्नौली, विस्कोसिटी। ओके, ये वाला है। समझ गया। आइए बेटा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? सरफेस टेंशन बात नहीं, अब बात नहीं। शुरुआत का पहला लेक्चर थोड़ा सा समझने वाला है, और इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन वाली जो होती है शुरुआत में, वो दिक्कत आती है। सरफेस टेंशन क्या है? तो हम लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड by virtue of which free surface of the liquid behaves as a stretched membrane and tries to minimize its surface area. बेटा ये कह रहे हैं कि लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो सिकुड़ने का प्रयास करती रहती है, और यदि वो किसी के संपर्क में है तो वो स्ट्रेच्ड फील करती है। जैसे मान लो किसी रबर शीट को खींच दो, ऐसे खींच के, और खींच के अगर उसको होल्ड कर दो तो वो सिकुड़ने का प्रयास रहती है, तनाव में महसूस करती है अपने आप को। ऐसे इनका कहना है कि जो कोई भी लिक्विड होता है उसकी जो सरफेस होती है, फ्री सरफेस, जैसे बर्तन में पानी भरा है तो पानी की जो ऊपर वाली सरफेस हो वो खिंचा खिंचा महसूस करती है, तनाव में रहती है, और वो सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये ग्लास में या बर्तन में पानी भरा है, ये तो जो ये ऊपर वाली सरफेस है ना, ये ऐसा लग रहा होगा जैसे इसको खींच के रखा है, ये ऐसे सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन चारों तरफ से चूंकि ये बर्तन के कांटेक्ट में है तो उसके कांटेक्ट फोर्सेस की वजह से ये सिकुड़ नहीं पा रही, पर उसका प्रयास पूरा रहेगा कि वो अपने वॉल्यूम को, अपने सरफेस एरिया को कम करे। तो किसी भी लिक्विड की ये प्रॉपर्टी कहलाती है सरफेस टेंशन, जो सरफेस की प्रॉपर्टी है। तो लिक्विड में ये चीज सरफेस पे देखने को मिलती है कि सरफेस पर जो भी सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, और वो लिक्विड के को जो सरफेस होती है वो अपना एरिया को कम करने का, एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती रहती है। अब मान लो कोई सरफेस सिकुड़ना चाह रही है, आप उसे सिकुड़ने नहीं दे रहे हो,
तो वो तनाव में आ जाती है, जिसे हम पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहते हैं। मान लो एक हमारे पास स्क्वायर शेप का फ्रेम हो, मैं थोड़ा सा रबर शीट से रिलेट करके दिखाऊंगा आपको। रबर जैसा नहीं होता है, ये सरफेस टेंशन का रीजन अलग होता है, लेकिन इससे आपको थोड़ा फीलिंग आ जाएगी, थोड़ा रिलेटेबल है। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे कहूं कि एक मेरे पास 4x4 की रबर शीट है और एक लोहे का फ्रेम है 5x5 का। अब रबर की शीट को तुमने ऐसे खींचा और ऐसे खींचा और लोहे के फ्रेम में सिल दिया उसको। अब वो खिंचा हुआ महसूस कर रही है, सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, ऐसे सिकुड़ना चाहती है, ऐसे सिकुड़ना चाहती है चारों तरफ से, लेकिन उसको लोहे के फ्रेम में कस रखा है, तुमने सिल रखा है, सिकुड़ नहीं पा रही, तो उसमें टेंशन होगा। कहीं पे भी ब्लेड से कट मारोगे ऐसे अलग हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? ऐसा ही महसूस करती है। जैसे मान लो कोई फ्रेम ले और उसे सोप सोल्यूशन में डुबो दें, और मान लो ये एक वायर फ्रेम है, उसमें हमने एक सोप सोल्यूशन की फिल्म एक बना दी। चारों तरफ से मान लो ये वायर है, रिजिड वायर, मेटेलिक रॉड्स का फ्रेम, और इसको सोप सोल्यूशन में डुबो के फिल्म तैयार कर दी। तो एक लेयर है, फिल्म है ये। अब ये फिल्म भी सरफेस टेंशन की वजह से सिकुड़ना चाह रही है, ऐसे ऐसे सिकुड़ना चाह रही है, लेकिन ये इस वायर के कांटेक्ट में, वायर ने मान लो पकड़ रखा है कस के। इस वायर के मॉलिक्यूल और फिल्म के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, एडेसिव फोर्स आगे बताएंगे, उसने पकड़ रखा है। तो ये फिल्म सिकुड़ना तो चाह रही पर सिकुड़ नहीं पा रही, पकड़ रखा है। सिकुड़ना चाह रही पर ऐसे, तो एक तरह से क्या कहेंगे कि खींच रखा है आपने ऐसे, क्योंकि अगर वो उसमें सिकुड़ने की टेंडेंसी है तो आपने एक तरह उसको ऐसे होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी फोर्सेस लगे, अगर मैं कोई जैसे रबर शीट है, यहाँ पर कोई लाइन इमेजिन करूंगा तो ये ऐसे सिकुड़ना चाह रही है, ये ऐसे सिकुड़ना चाह रही है ऐसे, तो किसी भी लाइन पर ऐसे लगता हुआ नजर आएगा आपको। कोई भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे फोर्स लगेगा। जैसे अगर मैं एक रबर शीट को खींच दूं और आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें रबर के बीच में, तो इधर का ऐसे इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर से ऐसे फोर्स लग रहा होगा। कोई भी, और जरूरी नहीं कि इस लाइन की बात, आप कोई भी फिल्म ले लें। जैसे आपने ये फिल्म ली, मान लो एक सर्कुलर टाइप का फ्रेम है, उसके अंदर ये लिक्विड की फिल्म आपने बनाई, सोप सोल्यूशन की फिल्म है। तो ये हर तरह से ऐसे ऐसे, ऐसे तो कोई भी आप लाइन ले लेंगे, यहाँ पे लाइन लेंगे तो ये जो फिल्म होगी ये ऐसे सिकुड़ना चाह रही है ऐसे, तो किसी भी लाइन पर, ये इमेजिनरी लाइन है, इस तरफ से अगर देखोगे तो ऐसे फोर्स दिखाई पड़ेगा और इस तरफ से देखोगे तो ये जो फोर्स लगता है किसी भी इमेजिनरी लाइन पर, ये सरफेस टेंशन की वजह से ही लगता है। ठीक है ना? तो अभी हम डिफाइन भी करेंगे कि आखिर सरफेस टेंशन, तो अगर मैं मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को डिफाइन करूं, मैथमेटिकली, तो कोई भी सरफेस आप ले लीजिए, चाहे वो फिल्म की सरफेस हो या फिर वो मान लो कोई बर्तन है उसमें लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, उस लिक्विड की सरफेस पर कोई कोई भी आप ऐसे लाइन ले लो ऐसे, ऐसे, ये कोई भी इमेजिनरी लाइन ले लो एल लेंथ की सरफेस पर। तो सरफेस टेंशन मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है? तो जब कोई भी लिक्विड की सरफेस में जब सिकुड़ने की टेंडेंसी आती है और उसे होल्ड करके रखा है तुमने, सिकुड़ने नहीं दे रहे हो, तो उसमें एक तनाव पैदा हो जाता है, उस वो उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। उस खिंचाव के कारण उस पूरी सरफेस पर कोई भी लाइन इमेजिन करोगे, एनी इमेजिनरी लाइन, उस लाइन में ये ऐसे सिकुड़ना चाह रही है ऐसे, तो इधर से फोर्स ऐसे लग रहा होगा, इधर से ऐसे, यहाँ ऐसे इसको ऐसे खींच रखा समझो, ये सब सिकुड़ने की टेंडेंसी है ऐसे। तो अगर मैं यहाँ एक लाइन इमेजिन करूंगा तो इधर का जो पोर्शन होगा वो ऐसे सिकुड़ना चाह रहा होगा, इधर का ऐसे, तो इधर से ऐसे फोर्स लग रहा होगा, इधर से ऐसे लग रहा होगा, अपनी तरफ फोर्स लगता है। यहाँ अगर लाइन, यहाँ लाइन इमेजिन करोगे तो इस लाइन पर फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे और ऐसे। यहाँ लाइन इमेजिन करोगे तो ऐसे, लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के अलोंग। और सरफेस टेंशन को मैं पर्सनली एस से लिखता हूं। सरफेस टेंशन को एस या टी दोनों से लिखा जाता है, टी से भी लिखते हैं लोग, एस से भी लिखते हैं। मेरी आदत में सरफेस टेंशन, एस से भी टी से भी। तो एस जो है हमारा सरफेस टेंशन डिफाइन होता है, किसी भी सरफेस पर अगर एक इमेजिनरी लाइन ली जाए तो उस इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ जो फोर्स इमेजिन एक्सपीरियंस करेगी एक तरफ से, फ्रॉम वन साइड, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन।
तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज force per unit length on that imaginary line, and this force is the tangential to the surface and perpendicular to the line. तो इसका आप देख सकते हो यूनिट न्यूटन पर मीटर है, डायमेंशन mt-2 आ जाएगा, वो सब आप देख सकते हो। तो मैं क्या अगर यहां पर डिफाइन करने पे आऊं, सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली डिफाइन करूं, तो लेट अस कंसीडर लिख लें एनी इमेजिनरी लाइन on the surface of liquid, then force on that line from one side per unit length is called surface tension. Is defined as surface tension. तो S इक्वल टू एफ बाई एल। ध्यान रखना है F जो होता है ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन होता है और एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो अगर एक तरफ से फोर्स लिखा जाए तो फोर्स को लिख सकते हैं एस इंटू एल या टी इंटू एल, जो भी लिखना चाहो। तो ध्यान रखना है कि कोई भी सरफेस पर लाइन अगर इमेजिन करेंगे तो फोर्स एक तरफ से, दोनों तरफ से उस लाइन के परपेंडिकुलर लगता है और सरफेस के टेंजेंशियल लगता है। और थोड़ा फील लेकर समझना है ना। तो जैसे इधर का पोर्शन देखेंगे तो ऐसे सिकुड़ना चाहेगा, इधर ऐसे, तो इधर से ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये जब ऐसे सिकुड़ना चाहेगा तो इधर फोर्स लगेगा। यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे सिकुड़ना चाह रहा है, ये ऐसे समझना है ना ऑल द टाइम। इससे आपको हमेशा फोर्स की फीलिंग आएगी। तो इस डिस्कशन को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अब जैसे इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको मिलेंगे, फिर मैं मॉलिक्यूलर रीजन पे भी चलूंगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। मान लो बेटा ये कोई भी मेटेलिक वायर फ्रेम है, मेटेलिक वायर फ्रेम, और इस पे हमने ये एक स्लाइडर टाइप कुछ वायर ये मूवेबल वायर है, उसमें एक सोप सोल्यूशन में डुबो के यहाँ पे एक फिल्म तैयार कर दी हमने। ये हमारी एक फिल्म तैयार कर दी।
है ना, ये हमारी एक फिल्म है जो, अब देखो ये तो फिक्स्ड फ्रेम है, रिजिड फ्रेम है, रिजिड वायर्स हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते। लेकिन ये जो स्लाइडिंग वायर है, ये स्लाइडिंग वायर ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो फिल्म का एक सिरा जो है ना, एक एज इस वायर के कांटेक्ट में, बहुत ध्यान समझना। इस वायर की लंबाई जो है वो एल है मान लेते हैं ना, तो इसकी लंबाई भी एल होगी। अब क्या होगा, ये फिल्म ऐसे सिकुड़ना भी चाह रही होगी, ऐसे भी सिकुड़ना, पर ये वायर अपनी जगह से हिल नहीं रहा, ये हिल नहीं रहा ये। लेकिन ये जब ऐसे सिकुड़ना चाह रही होगी, तो ये फिल्म ऐसे इस स्लाइडिंग वायर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो जब ये ऐसे सिकुड़ना चाहेगी, तो वायर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो क्वेश्चन क्या बनाता है, कई बार क्या करता है, यहां से एक बॉडी को ऐसे लटका देगा, या तो स्लाइडिंग वायर में ही मास रख देगा तो उसी का एमजी हो जाएगा, या लटका देगा कोई बॉडी, और आपसे कह देगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट एम, एम या एस या एल कुछ भी, इसका सरफेस टेंशन एस, इसकी लंबाई एल। तो जब आप इस स्लाइडिंग वायर का प्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इधर आप लटकाएंगे बॉडी जिसका वेट लग रहा होगा mg, और यहां बहुत सावधानी से समझना, ये जो हमने F बराबर S इंटू एल पढ़ा है बेटा, F बराबर S इंटू एल, ये उस सरफेस पर जो एक लाइन है उस पर लगने वाला फोर्स। अब आप ध्यान समझिए, सरफेस किसे कहते हैं, जहां एक मीडियम और दूसरे मीडियम की बाउंड्री होती है। जैसे बर्तन में पानी भरा है, तो पानी की जो सरफेस है वो ये, क्योंकि वहां के बाद क्या चालू हो रही है, एयर। फिल्म जो होती है ना, फिल्म, थिन फिल्म, उसमें एक सरफेस इधर होती है और एक इधर होती है, दो सरफेस होती है। जब भी कोई फिल्म एयर में होती है, या बबल जो होता है, बबल अगर एयर में है तो उसमें दो सरफेस होती है, एक नहीं, क्योंकि फिल्म की एक पतली सी फिल्म है, यहां भी लिक्विड है और ऊपर एयर है, और नीचे भी लिक्विड के बाद क्या है, एयर है। तो एक बाउंड्री यहां, एक बाउंड्री यहां, देयर आर टू सरफेसेस। लेकिन अगर बर्तन में पानी भरा है तो ऊपर एक ही सरफेस, उसके अंदर तो पानी 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 है, कहां एयर है, तो दैट इज सिंगल सरफेस। लेकिन अगर ऐसी इस तरह बबल है, बबल, तो बबल में दो सरफेस होती है, आपको दो कहां, एक ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली। ये भी देखो लिक्विड के बाद एयर है, और यहां भी लिक्विड के बाद एयर है। लेकिन अगर ये बबल पानी के अंदर डूबा हुआ है, मान लो ये तालाब के अंदर एक आदमी है, उसके मुंह से एयर का बबल निकला, अब यहाँ एयर है लेकिन बाहर बाहर तो चारों तरफ पानी पानी है, तो यहां देखो एयर है और यहां वाटर 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 है। तो बबल अगर एयर के अंदर ट्रैप है तो वो सिंगल सरफेस है, सिंगल। लेकिन बबल अगर हवा में है तो अंदर एयर मिला, लिक्विड, तो एक सरफेस ये हो गई, फिर लिक्विड के बाद फिर एयर, तो एक सरफेस अपर वाली होगी, तो एक अंदर वाली सरफेस, एक बाहर वाली सरफेस। ऐसे फिल्म, ये फिल्म है मान लो, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस। तो जब ये ऐसे वायर से कांटेक्ट में, तो वायर तो दोनों सरफेस के कांटेक्ट में, ये सरफेस भी सिकुड़ना चाह रही है और इधर वाली भी सिकुड़ना, सरफेस की प्रॉपर्टी है। ऐसे थोड़ा ना, थिकनेस थोड़े ना लेना आपको। तो अंदर कोई सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों श्रिंक करना चाहिए, ऐसे और ऐसे। और ये वायर की कुछ थिकनेस होगी, तो ये भी कांटेक्ट, ऐसे कांटेक्ट में है, तो इधर वाली सरफेस भी इसी की टच में और इधर वाली भी इसी की टच में, और ये पूरी फिल्म ऐसे सिकुड़ना चाह रही होगी। ध्यान रखिए, वो जो S इंटू एल करते हो वो एक सरफेस का होता है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, 2S इंटू एल। ये यहां पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए। फिल्म अगर एयर में है तो हमेशा दो सरफेस है, बबल अगर एयर में है तो दो सरफेस है, बबल पानी के अंदर है तो एक सरफेस है, क्योंकि वो अंदर एयर है फिर चारों तरफ पानी पानी है दूर दूर तक। भ्रमित नहीं होना बिल्कुल भी, ओके। तो 2SL इज इक्वल टू mg आ जाएगा यहां से, और जो भी बेटा यहां पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, m पूछा जाएगा, s पूछा जाएगा, l पूछा जाएगा, वो हम बड़े आराम से यहां पर बता सकते हैं। तो सरफेस टेंशन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसके आधार पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह का आपको बन जाता है। एक दो एग्जांपल हम और देखेंगे। सरफेस टेंशन के कारण ही एक एग्जांपल और फेमस है, जिसमें अगर हम एक हल्की सी नीडल ले लें, मेटल की नीडल होती है, उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है वाटर से, लेकिन अगर तुम उसे बड़े आराम से, बड़े आहिस्ता से नीडल को अगर वाटर की सरफेस पे रखो, तो वो नीडल रेस्ट करती है, ऐसे पानी के ऊपर रखी रहती। आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पानी की सतह दब जाती है, वो डूबती नहीं है नीडल। अगर ऐसे जोर से रख दोगे तब तो डूबी जाएगी, फ्लोटिंग, जो कि नीडल की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बायंसी फोर्स की वजह से वो नहीं रखी रहती। या जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर वच्छर पानी पे बैठे रहते हैं ना,
वो विश्राम करते हैं, पानी के ऊपर बैठे रहते हैं, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से। तुम नहीं बैठ पाओगे क्योंकि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो काफी कम होता है, छोटा होता है मैग्नीट्यूड में, इसलिए उसके कारण जो फोर्स लगते हैं वो भी काफी छोटे होते हैं। तो सरफेस टेंशन की पढ़ाई में स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट का रोल है। कैपिलरी की बात करेंगे, बबल की बात करेंगे, ड्रॉप की बात करेंगे। तुम पानी के ऊपर बैठे विश्राम कर रहे हो वो बात नहीं करेंगे, तुम तो डूब जाओगे। सरफेस टेंशन इतना फोर्स नहीं लगाता है कि तुम्हें बैलेंस कर ले, है ना। तो चलिए एक देखते हैं, इसे मैं बोलता हूं रेस्टिंग नीडल। ये सब थ्योरी भी समझ सकते हो, क्वेश्चन भी समझ सकते हो, ये सब आते हैं। रेस्टिंग नीडल क्या होता है? जैसे मान लो बेटा, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाइड डायग्राम बनाऊंगा। ये हमारे पास मान लो नीडल है, ये नीडल। इस नीडल की लंबाई जो है वो है, ये हमारी सुई है, सुआ कह सकते हो, मतलब बड़ा सी सुई, थोड़ा जूम करके बना रहे। इसको हमने, एक बर्तन है मान लो, इसमें ये पानी की सरफेस है, इसके ऊपर रखा। कैसे रखा? तो यहां पर हमने इस बर्तन पे जब इस नीडल को ऐसे रखा, आप नीडल को सामने से देख रहे हैं, ऐसे रखा हुआ, तो आपको ये नजर आ रहा है ये। तो ये क्या होता है बेटा, यहां पर ये जब सरफेस पे रखते हो, सरफेस ऐसे दब जाती है, सरफेस के ऐसे कांटेक्ट में नीडल आती है, थोड़ा सा पुश कर देती है। अब पूरा दबे कि अगर ये बड़ा कंटेनर है तो हो सकता है कि जहां आपने नीडल रखी है वहां पर ये हल्का सा आपको ऐसे दबा मिलेगा, ऐसे ऐसे ये नीडल रखी हुई है, ठीक है। तो यहां तुम देखो, अगर आप जब बायंसी फोर्स पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नीडल का कोई भी हिस्सा पानी के अंदर डूबा नहीं है। तो कोई ये ना कहे कि उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स ने इसे वेट को बैलेंस किया ना, बायंसी फोर्स ने इस वेट को बैलेंस नहीं किया बेटा, बायंसी फोर्स ने बैलेंस नहीं किया। फिर इस बॉडी के वेट पर, वेट को किसी ना किसी ने तो बैलेंस किया है, कोई ना कोई अपर फोर्स है, तो वही हमें देखना है कि किस प्रकार से इस पे फोर्स लगेगा। तो ध्यान देखेंगे कि हम कैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सरफेस टेंशन का फोर्स थोड़ा सा सही से फील करेंगे। अब आप देखिए, ये नीडल है और ये ऐसे सरफेस पे रखी है, तो ये इसके ऐसे कांटेक्ट में ऐसे आ गई, ये सरफेस ऐसी हो गई। अब हो क्या रहा है, सरफेस की टेंडेंसी होती है सिकुड़ने की। तो देखो ध्यान समझना, इधर वाली जो सरफेस होगी ना, जो तुम्हें नजर नहीं आ रही, ऐसी होगी, ऐसी, ऐसे नीडल रखी है, ऐसे ये नीडल रखी हुई। तो ये सरफेस देखो ऐसे सिकुड़ने का प्रयास, टेंडेंसी सिकुड़ने की, ये ऐसे सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। यहाँ ये ऐसे, यहाँ इस पोर्शन पे देखोगे तो ये इधर, तो इस लाइन पर ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो इस पे ऐसे फोर्स ऐसे लग रहा था, और इस पे ऐसे, सरफेस के पैरेलल, सरफेस ऐसी है। अगर यहाँ एक लाइन ऐसे बनाऊंगा तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे, इधर से ऐसे लगेगा, इधर से मेरी तरफ लगेगा, ठीक है। ये अगर लाइन इमेजिन करूंगा उधर से उधर, क्योंकि ये ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करेगा। यहाँ थोड़ा दब गई है तो ये ऐसे प्रयास करेगी, ऐसे। तो यहां मैं दो लाइनें बना रहा हूं जो इसके कांटेक्ट में है, जो इसके कांटेक्ट में है। एक ये और एक ये, आप समझ रहे, एक लाइन यहां आएगी ऐसे और एक लाइन यहां आएगी पीछे ऐसे। मतलब एक लाइन जब सरफेस के कांटेक्ट में होगी ना, एक यहां आएगी ये वाली लाइन एल लेंथ की, और एक इस तरफ आएगी लाइन एल लेंथ की। तो ये जब सरफेस ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करेगी, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन नीडल ऐसे रखी है ना, तो ये सरफेस ऐसे है, तो ये सरफेस ऐसे फोर्स लगाएगी, ऐसे। तो ये यहां पर इस तरह से फोर्स लगाएगी, एस इंटू एल। एल नजर नहीं आ रहा पर एल ऐसे होगा, आप समझ रहे हो, नीडल ऐसे रखा, ये एल है, तो फोर्स कैसे लगेगा, आप ऐसे समझ लो जैसे मेरी उंगलियां हैं, ये फोर्स लग रहा है, ये बिकॉज ये सरफेस ऐसे सिकुड़ने का प्रयास कर रही, तो इसके कांटेक्ट में जो लिक्विड की लाइन है वो ऐसे श्रिंक होना चाह रही होगी सरफेस, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, ऐसे फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, लाइन के परपेंडिकुलर और सरफेस के टेंजेंशियल। तो सरफेस ऐसी है यहां पर, तो फोर्स मेरे हाथ के, ये मेरी उंगलियों को फोर्स समझ लो तुम, ऐसे लग रहे हैं फोर्स, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, और एस इंटू एल, ऐसे यहां पर ये सिकुड़ना चाहेगा तो ऐसे लगेगा, एस इंटू एल। अब एंगल कहां से दिया है तुम पे डिपेंड करता है। मान लो हमने तुम्हें दे दिया कि ये जो है यहां से थीटा एंगल बन रहा है दोनों तरफ से, तो यहां पर बेटा, यहां पर अगर मैं बॉडी बनाऊंगा तो ये मेरा एम जी आ जाएगा, यहां पर दो फोर्स लग जाएंगे, एस एल साइन थीटा, एस एल साइन थीटा, तो यहां 2SL साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, यहां से कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब जरूरी नहीं, हो सकता है थीटा यहां से दिया जाए, वर्टिकल से दिया जाए तो कॉस हो जाएगा, ये रटना नहीं। अच्छा, एक दो बार तो सवाल ऐसे पूछ लिया सिंपल, उन्होंने कहा भैया
ये वाला डिस्टेंस y है। नीडल रखने से सरफेस बताओ कितना दब जाएगी बीच में, और ये वाली गैप अगर मैं आधी आधी चौड़ाई अगर दे दूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं d कह दूं, तो देखो ये tan थीटा यहां से मैं लगाऊंगा, tan थीटा अगर मैं लगाऊं यहां से, tan थीटा अगर मैं लगाऊंगा यहां से, तो ये y बाई डी आ जाएगा। और अगर थीटा स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, तो थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा y बाई डी। तो यहां पर साइन थीटा की जगह y बाई डी लोग लिख देते हैं, 2SL इंटू वाई बाई डी, इस वाले रिलेशन से आ जाता है, और इक्वल टू क्या कर देते हैं mg। तो यहां से कई बार y भी पूछ लिया जाता है कि बताओ इस सर के रिस्पेक्ट में कितना दब जाएगा, इस तरह का डायग्राम बना के। कई बार बेटा इस तरह की सिचुएशन भी बना देते, वो कह देते कि भैया नीडल ऐसी थी, सरफेस बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसे आके ऐसे हो गई। तो अगर ये बिल्कुल ऐसे कांटेक्ट में, यहाँ सरफेस एकदम ऐसे है, तो ऑलमोस्ट, तो ये फिर सीधे सीधे ऐसे ही फोर्स लग जाता है, एस एल एस एल, क्योंकि यहाँ सरफेस ऑलमोस्ट ऐसे वर्टिकल कर दी है आपने, समझ रहे हो, ऐसे कर दी वर्टिकल। तो यहाँ ऐसे से कुड़ने का प्रयास करेगी ना, यहाँ पे इसको मत देखो कांटेक्ट में कहाँ है, देखो तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये ऐसे से कुड़ना चाह रही है, ऐसे से कुड़ना चाह रही, तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे एस एल एस एल, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 2SL इक्वल टू mg। लेकिन मैं थोड़ा रियलिस्टिक ले रहा हूं कि एकदम अगर इस तरह का सिचुएशन नहीं है, एकदम अगर इस तरह का सिचुएशन नहीं है, तो फिर ये सरफेस के लॉन्ग, और सरफेस अगर सीधे ऐसे कर दी जाए ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे बोल दे, तब तो सीधे सीधे 2SL हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ये जो थीटा होगा एकदम ऐसे हो गई सरफेस, तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम कहें वर्टिकल से 0, हॉरिजॉन्टल से। तो ये नीडल का रेस्ट करना भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। मच्छर का बैठना भी सरफेस, मच्छर के वेट पे भी जो सरफेस टेंशन से फोर्सेस लगते हैं, उसके mg को बैलेंस करते हैं। बहुत हल्का कुछ ग्राम या मिलीग्राम का एक कॉइन ले लो, कॉइन, कॉइन को आराम से रखो तुम पानी के ऊपर, तो देखोगे वो भी रेस्ट करता है, डूबता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ हिस्सा पानी के अंदर होता है उसका, ना ना, पूरा ऊपर रहता है ऐसे। ठीक है, तो वहां पर भी जो किनारे किनारे पेरीमीटर पर जो पेरी फेरी पे जो फोर्स लगते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा वो वाला डायग्राम बना के, वो सब आते हैं, तो वो सारे करके दिखाऊंगा, चूंकि इनको विजुअलाइजेशन इनका थोड़ा मुश्किल है सवाल 2 कौड़ी के, लेकिन थोड़ी विजुअलाइजेशन इनकी मुश्किल होती है, लोग फोर्स की डायरेक्शन वगैरह फील नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से चीजें बता रहा हूँ, लिखते चले फटाफट। तो मैं सारे केसेस जो बनते हैं तुम्हारे एग्जाम में, मैं यहीं पे करा दूंगा, ताकि आपको अलग से ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े।
अब जैसे नीडल का सवाल मुझे बनाना है, तो एक क्वेश्चन मैंने जैसे मान लो पूछा, तो उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जैसे मान लो तुमसे कहे कि कोई नीडल है, इस सरफेस पे रखी थी मान लो। अब कई बार लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड ऐसे होते हैं जो वो चिपकना पसंद करते हैं। मैं आपको आगे सब सारे टर्म क्लियर करूंगा। तो ये जैसे आप इसको जैसे कोई कॉइन लिक्विड के ऊपर रख दो, फिर कॉइन उठाओ, नीडल उठाओ, तो लिक्विड चिपका चला आता है साथ। तो जैसे आप मान लो इस नीडल को उठा रहे हैं, ये नीडल ही है, आप इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, लिक्विड क्या हुआ, लिक्विड इसके साथ ऐसे चिपका चला आया, ऐसे लिक्विड उठ गया, छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए। तो ऐसे में देखो लिक्विड क्या है, ऐसे चिपका हुआ है। अगर मैं यहां दिखाऊं तो ये हमारी नीडल है। एंगल नहीं ले रहा हूं मैं इस बार, एकदम वर्टिकली ऐसे कर दिया है। तो अब देखो यहां पर ये ऐसे सिकुड़ना चाहेगा, यहां पर ऐसे, तो ये यहां पर कैसे फोर्स लगेगा, अगर मैं इस नीडल पे दिखाऊं तो यहां पर ऐसे लग रहा है एस एल, यहां पर ऐसे लग रहा है एस एल, ये एल लेंथ है नीडल की जो दिख रही, ये एल है, क्रॉस का मतलब ऐसे लेंथ है आपकी ना, ये लेंथ एल है। एक एम भी लगेगा अगर नीडल का मास भी ले लें, और एस एल भी लगेगा, और ये आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है उठाने के लिए। तो अगर मैं इसे, मुझे मूव करना हो, नीडल को मूव कराना हो, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जस्ट टू रिमूव द नीडल, 2SL प्लस mg फोर्स लगाना पड़ेगा इसे उठाने के लिए कम से कम। यहां मैं मानकर चल रहा हूं कि एकदम आखिरी मोमेंट पे जब ये हटेगा नीडल, तो सरफेस ऑलमोस्ट कैसी हो जाएगी, वर्टिकल, उससे चिपकी हुई सरफेस ऐसी हो जाएगी, लिक्विड की सरफेस है ना। नीडल जब आप उठा रहे हो तो यहां से सरफेस ऐसी हो गई है, और यहां से ऐसे एंगल लेंगे अगर कुछ, तो ये जो एस एल है वो ऐसे लगेगा, और ऐसे 2SL ऐसे नीचे आएंगे। तो एसएल का एक कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, जो भी आएगा वो क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा आपको। अगर ये ऐसे सरफेस ली जाए बेटा ऐसे, तो एक एसएल ये लगेगा, एक एसएल ये लगेगा, ये एंगल थीटा है तो एसएल ये साइन होगा, कॉस वाले कट जाएंगे, साइन थीटा वाले कंपोनेंट आ जाएंगे। यहाँ पर भी यही हुआ है, एसएल कॉस थीटा से कट जाएंगे, तो मैंने वो दिखाई नहीं बेटा यहाँ पर। ये वाले दो कंपोनेंट जो होंगे ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है ना। कोई ये ना समझे कि दिखाए क्यों नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बताओ इस डिंडल को पुल आउट करना है, तो पुल आउट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता है। तो अक्सर हमने देखा है कई बार थोड़ी एम्बिग्यूटी रखते हैं क्वेश्चन, वो थीटा वीटा कुछ बताते नहीं, तो हम उस केस में सीधे सीधे ऐसे लगा देंगे, ये मानते हुए कि सरफेस ऑलमोस्ट उसके जो है वर्टिकल हो जा रही है। ऐसे ही सिमिलरली आप कॉइन का केस भी बना सकते हैं, कॉइन का केस भी है ना, रेस्टिंग कॉइन अगर मुझे बनाना हो, रेस्टिंग कॉइन, तो मान लो ये बेटा मेरे पास कोई सरफेस है लिक्विड की है ना, ये मेरे पास कोई सरफेस है, मैंने क्या किया उस सरफेस के ऊपर एक कॉइन रख दिया ऐसे, ये मान लो मेरे पास कोई कॉइन रख दिया, तो ये क्या करता है, कॉइन ऐसे सरफेस को ऐसे दबा देता है, मान लो बीच में आपने रखना, कॉइन दब गई है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सरफ कॉइन आपने ऐसे रखा हुआ है और ये सरफेस ऐसे दबी हुई है, बीच में से ऐसे दबी हुई है, ये कॉइन रेस्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर। तो कैसे भी बना सकते हो नेचर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लो एक कॉइन दबा हुआ है, सरफेस दबी हुई है कॉइन की वजह से, ऐसे। अब फोर्स कैसे लगेगा कॉइन पे, एक तो लग रहा है mg। अब बहुत ध्यान सुनना, कॉइन का जो रेडियस है वो r है। अब सरफेस टेंशन की वजह से कॉइन पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे कैसे लग रहे होंगे, तो हम जो F बराबर S इंटू एल लिखते हैं वो स्ट्रेट लाइन पर लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन, सरफेस पर कोई लाइन इमेजिन करोगे, उस लाइन पर लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो तुम क्या करो, कॉइन सरफेस के जो कांटेक्ट है ना चारों तरफ पेरीमीटर में, पेरीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, डीएल 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 डीएल। तो जो डीएल लेंथ का टुकड़ा होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा, बहुत छोटा होगा ना। तो सोचो ये कॉइन है, इस सरफेस पे रखा है, सरफेस बीच में से ऐसे दब गई है, तो सोचो सरफेस प्लेन थी, पहले प्लेन थी, और कॉइन रखा तो ऐसे बीच में दब गई गोल गोल। तो दबने के बाद सरफेस कैसी होगी, यहां देखोगे तो ऐसी दिखेगी, यहां देखोगे ऐसी दिखेगी, यहां देखोगे ऐसी दिखेगी, समझ रहे हो ना, ये सरफेस होगी। यहां विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं इतना टाइम पहले बता चुका हूं, सबको दिक्कत आती है यहां पर, समझ लीजिए अच्छे से। तो ऐसे समझ लो एक कोन का फ्रस्टम टाइप बन जाएगा, यहां से सरफेस ऐसी दिख रही होगी,
यहां से ऐसी दिखेगी, यहां से ऐसी, यहां से भी गोल गोल दबाया ना बीच में आपने, नीडल दबाने से ऐसे ऐसे दो हिस्सों में बटेगी, लेकिन आपने एक एक कॉइन को ऐसे पुश किया है तो सर्कुलर जो है बिल्कुल बनेगा, बीच में सर्कुलर बनेगा और चारों तरफ से ऐसे कोनिकल टाइप फ्रस्टम बन जाएगा, यानी ये ऐसे ऐसे चारों तरफ से ऐसे दबी होगी। आप समझ रहे हैं बात? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सरफेस जो यहां पर ऐसे दबी होगी तो ये ऐसे सिकुड़ना चाहेगी। तो यहां अगर मैं इस कॉइन का एक छोटा सा डीएल लेंथ लूंगा, यहां पर डीएल, ये पेरीमीटर है कॉइन का, ये डीएल लेंथ लूंगा तो ऐसे फोर्स लगेगा सरफेस के लॉन्ग। क्या समझ पा रहे हो? ये जो मेरा पेन है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहां पर मैं आऊंगा, यहां पर ये सरफेस ऐसी दिखाई पड़ेगी, यहां फिर डीएल लेंथ लिया आपने, तो वो डीएल लेंथ के कैसा होगा, परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा ऐसे। फिर यहां पर आऊंगा इस सामने, यहां सरफेस कैसी होगी, इस प्रकार से होगी, तो ऐसे लगेगा एस इंटू डीएल। यहां कैसे लगेगा, सरफेस ऐसी होगी ऐसे, यहां पे इधर इधर ऐसे दबी हुई है, इधर ऐसे, तो यहां एस इंटू डीएल, एस इंटू डीएल एस। तो ये जो एस डीएल एस डीएल एस डीएल ऐसे फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ, लग रहा होगा ना। तो ये यहां पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे, अगर मैं इस कॉइन का एफबीडी बनाऊं, तो इस कॉइन पे अगर मैं दिखाऊं कि फोर्स कैसे लग रहे होंगे, तो इधर से लग रहा होगा एस इंटू डीएल, इधर से लग रहा होगा एस इंटू डीएल, ऐसे चारों तरफ से बच्चों, चारों तरफ से एस इंटू डीएल एस इंटू डीएल ऐसे चारों तरफ से लग रहा होगा, और ये लग रहा होगा एम जी। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, अगर मैं मान लूं सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, तो ये ऊपर की तरफ जो इस कॉइन में नीचे mg लगेगा, और ये चारों तरफ, अब मैं इसमें चारों तरफ ऐसे दिखा सकता हूं, ये सारे के सारे एस डी एल साइन थीटा, एस डी एल साइन थीटा, एस डी एल साइन थीटा, ये बहुत सारे एस डी एल साइन थीटा बेटा ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेंगे। कॉस वाले सब हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, इधर वाला इधर से कैंसिल, इधर वाला इधर से कैंसिल, चारों तरफ कॉस वाले सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि एस इंटू डीएल इंटू साइन थीटा का जो सिग्मा होगा, जो समेशन होगा, वो किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। एस कांस्टेंट है, साइन थीटा चारों तरफ सेम है, साइन थीटा बाहर ले सकते हैं, डीएल का जो सिग्मा होगा वो एम जी को बैलेंस करेगा, और डीएल 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 जोड़ोगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो एस इंटू 2 पाई आर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन, आप डायरेक्ट लिखना सीखेंगे, इसको बस दिमाग में रखिए कि भाई 2 पाई आर। कोई बस ये ना सोचे कि सर तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपने पढ़ा था, सर्कल कैसे आया, वो जुड़ जुड़ा के सब आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसी में अगर वो कहते कि मान लो कॉइन के रखने से सरफेस एकदम ऑलमोस्ट ऐसे वर्टिकल हो गई है, तो अगर ऐसे वर्टिकल हो गई तब तो ये सीधे सीधे एस इंटू 2 पाई आर लगेगा, और सीधे किससे बैलेंस होगा, एम जी से। तो अगर इस प्रकार का एक एग्जाम्पल होगा तो फिर ये कहानी हो जाएगी। या अगर मैं ये कह दूं कि मैं कॉइन को पुल आउट करना चाह रहा हूं, मान लो कोई क्वेश्चन कल को आपसे दे दे कि एक कॉइन है और इस कॉइन को आप पुल आउट करना चाह रहे हैं, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और सरफेस उसके साथ चिपकी चली आ रही है ऐसे, तो ऐसे केस में फिर यहां और यहां मिला के एस इंटू 2 पाई आर नीचे लगेगा और एम जी लगेगा। तो आपको जो एक्सटर्नल फोर्स पुल आउट करने के लिए चाहिए वो एम जी प्लस एस इंटू 2 पाई आर। जनरली नीट में आता है तो थीटा का झंझट नहीं रखते वो लोग, क्योंकि आप खींच रहे हो लिक्विड चिपकी हुई चली आ रही साथ में, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको पहले इतने आर्टिकल नोट करिए। ये सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स हैं जहां फोर्स बैलेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, और पूरे इस चैप्टर में सबसे टफ क्वेश्चन यही होते हैं।
बेटा ध्यान रखना कि इसमें एफ एक्सटर्नल क्या है, फोर्स नीडेड टू पुल आउट द नीडल। फिर कॉइन को रेस्टिंग कॉइन एक अलग क्वेश्चन हो गया, और ये फिर जो दूसरा ये रेस्टिंग कॉइन में जीरो वाला केस हो गया कि जिसमें सरफेस ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जा रही है, तो इसमें थीटा 90 हो जाएगा एक तरह से देखा जाए। और फिर पुलिंग कॉइन वाला केस अलग हो गया, है ना। ये फोर्स नीडेड टू पुल आउट द कॉइन, कॉइन को पुल आउट करना। भाई कॉइन, ये इक्विलिब्रियम ऑफ कॉइन है ना, ये कॉइन का इक्विलिब्रियम। लिख लिए सारे। अब देखो, अगर कॉइन की जगह रिंग होती, कोई एनुलर डिस्क होती, मान लो ये एक डिस्क है हमारे पास, ये एनुलर है ना, ये मान लो, तो इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, और इसको हम पुल आउट कर रहे हैं। तो इसको अगर हम पुल आउट कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो देखो यहां से ये इसके सब संपर्क में भी है लिक्विड और इसके संपर्क में भी है। भाई डिस्क तो इतने में है ना, तो दो दो रिंग मिल जाएंगी आपको, एक अपर सरफेस मिल जाएगा, बाहर वाले के कांटेक्ट में आ जाएगी, और एक अंदर भी तो हॉलो है ना बेटा, तो वहां पर भी तो सरफेस कांटेक्ट में, वहां से भी ऐसे उठेगी, है ना। तो यहां पर ऐसे समझ लो कि ये आपको जैसा भी दिखे, तो यहां पर आपको दो फोर्स देखने को मिलेंगे, एक तो यहां वाला फोर्स जो देखने को मिलेगा, और एक यहां वाला फोर्स देखने को मिलेगा इसके कांटेक्ट में। तो डाउनवर्ड फोर्स एक तो इसका mg आ जाएगा, mg, और एक आएगा s इंटू 2 पाई R2, और एक आ जाएगा ये s इंटू 2 पाई R1। तो एक्सटर्नल फोर्स जो पुल आउट करने के लिए चाहिए, है ना, वो आ जाएगा s 2 पाई R1 प्लस s इंटू 2 पाई R2 प्लस mg।
तो अगर ये एनुलर डिस्क को पुल आउट कर रहे हो तो यहां पर भी सरफेस टेंशन की वजह से डाउनवर्ड आएगा और चारों तरफ भी डाउनवर्ड आएगा। अब अगर रिंग होती, मान लो रिंग, तो रिंग में क्या होता है, रिंग में, रिंग अगर मान लो बहुत पतली होती, रिंग होती सिर्फ रिंग, ये हॉलो है, तो यहां भी आर और यहां भी आर, इनर और आउटर दोनों आर होते, तो यहां सीधे सीधे अगर रिंग होगा तो R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा। तो रिंग में एक बाहर एक बनेगी कांटेक्ट, अगर एक इनर कांटेक्ट आएगा तो यहां पर R1 R2 सेम ले लेंगे, तो S इंटू 2 पाई R इंटू 2 कर देंगे और प्लस mg को F एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स है, पुल आउट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए नोट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो रिंग का मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, अंडरस्टूड है। तो ये सारे सवाल ही हैं जिनको तुम अपने नोट्स में लिख लो और कभी कोई क्वेश्चन आता है तो देख लेना। अच्छा, इतनी सावधानी बरतना, वैसे मुझे उम्मीद तो कम है कि नीट वाले इतनी बदतमीजी कर सकते हैं, फर्स्ट पर जो बदतमीजी की है वो सब सरफेस टेंशन में की पिछली बार, कि अगर ये सरफेस का कुछ एंगल दिया जाए, मान लो ये थीटा एंगल दिया जाए, तो ये जो एस एल लग रहा है ये एस एल एस डी एल ऐसे लगेगा, फिर ये एस डी एल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा दिख रहा है। तो नीचे की तरफ आएगा एस इंटू, चूंकि डीएल इंटीग्रेट होगा ना, तो डीएल इंटीग्रेट करके 2 पाई आर हो जाएगा, कॉस थीटा तो फिक्स होगा चारों तरफ। तो जो नीचे की तरफ तुम एस इंटू 2 पाई आर लगा रहे हो वो एस इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा, एंगल अगर यहां से दिया जाएगा तो साइन हो जाएगा। तो इतनी थोड़ी सी समझदारी और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, सब कुछ रट नहीं सकते ना। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है सरफेस टेंशन। लिखते चले, लिखते चलो। लेकिन जो भी अच्छी चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें सब करा दूंगा मैं, मतलब आपको नोट्स अच्छे से क्लास अटेंड करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, बस। हाँ। हम्म, टूटी क्यों, टूटी क्यों? वही तो है, देखो 2 पाई आर, 2 पाई लिखा तो है, 2s पाई आर, टू बाहर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? तुम पाई आर बोल रहे हो, टू बाहर बोल रहे हो, वही तो है ना, 2 पाई आर में ही तो आएगा पूरा, एस डी एल इंटीग्रेट। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया जाता है मॉलिक्यूलर थ्योरी से, कि आखिर कैसे सरफेस टेंशन की टेंडेंसी आई, क्यों कोई भी लिक्विड अपनी सरफेस का एरिया घटाने का प्रयास करता रहता है ना, इस तरह की चीजें क्यों होती हैं, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन कहते हैं।
तो इसे बेटा ऐसे समझाया जाता है कि अगर हम मान लो कोई लिक्विड ले लें, कोई लिक्विड ले लें, ये मान लो लिक्विड ले लिया, इस लिक्विड में बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं बेटा, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे पार्टिकल हैं। अगर मैं इसमें दो मॉलिक्यूल कंसीडर करूं, लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स, एक मैं सरफेस पे कंसीडर कर रहा हूं, सरफेस पे जो पार्टिकल है उस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, अगल बगल वाले मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसे बोलते, इन सभी फोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। आगे बताएंगे, अपने ही पढ़ो, अपने मोहल्ले के लोग, मतलब सेम मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सारे के सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो नीचे की तरफ होता है। लेकिन अगर मैं कोई मॉलिक्यूल बल्क में ले लूं, है ना, बल्क में अंदर ले लूं, तो इस पे क्या होता है, चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगते हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। तो ये चारों तरफ से फोर्स बैलेंस होने के कारण ये इक्विलिब्रियम अवस्था में होता है। ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता, उस पर नेट फोर्स इनवर्ट लगता है। तो एक कुछ लोग ये भी कहते हैं, एक थ्योरी ये भी कहती है कि भाई इस पे चूंकि नेट फोर्सेस बैलेंस हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होता है इसकी तुलना में, ये कम स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी कम होती है, जो कि इसकी स्टेबलाइज है, और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। यानी सतह पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, सतह पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव सम एक्सेस एनर्जी, दे हैव मोर एनर्जी देन द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बल्क। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी तुलना में उन पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा होती है जो सरफेस पर होते हैं। ज्यादा एनर्जी बताती कम स्टेबिलिटी को। तो लिक्विड क्या करता है, थ्योरी ऐसा कहती है कि लिक्विड की जो टेंडेंसी होती है वो अपने को स्टेबलाइज करने की होती है, स्टेबिलिटी पाना चाहता है हर एक सिस्टम। स्टेबिलिटी पाने के लिए उसको एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तो एनर्जी कम करने के लिए वो सरफेस को छोटा करने का प्रयास करता है। वो चाहता है सरफेस के पार्टिकल भी अंदर आ जाए, सरफेस छोटी हो जाए। क्यों? सरफेस छोटी होगी तो सरफेस पे कम पार्टिकल होंगे, कम होंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि सरफेस जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा पार्टिकल ऑन द सरफेस होंगे, और जितना ज्यादा पार्टिकल ऑन द सरफेस होंगे उतनी ही ज्यादा उस सरफेस की एनर्जी होगी, जो कि अंदर वाले पार्ट, सोचो बल्क वाले पार्टिकल सरफेस पर अगर आते जाएंगे, खींचते जाओगे सरफेस को, तो डेफिनेटली वहां पर वो एनर्जी वहां पर बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, फॉर द स्टेबिलिटी रीजन, ऐसा कहा जाता है कि एवरी लिक्विड सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया टू रिड्यूस द सरफेस एनर्जी, टू रिड्यूस द सरफेस एनर्जी। और जब वो सिकुड़ने का प्रयास करता है, और सिकुड़ने देते हो नहीं हो तुम, चूंकि चारों तरफ से वो वॉल के कांटेक्ट में, वॉल ने उसको पकड़ रखा है, तो वो सिकुड़ नहीं पा रहा है। अब कोई सोचो, कोई चीज सिकुड़ना चाह रही है और आप उसे सिकुड़ने नहीं दे रहे हो, तो उसमें तनाव नहीं आ जाएगा, उसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाते हैं, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। कुछ लोग इसे ऐसे भी समझाते हैं कि देखो, कि जो अंदर लिक्विड के पार्टिकल है उसके चारों तरफ, वो अपने चारों तरफ से ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है। जो अंदर लिक्विड का पार्टिकल होता है उसके चारों तरफ लिक्विड पार्टिकल हैं, तो इट मेक मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो जब ये ज्यादा बॉन्ड, और ये जो ऊपर होता है एक कम बॉन्ड बनाता है, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ज्यादा होती है। बॉन्ड जब बनता है बेटा दो पार्टिकल्स के बीच में, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी आती है। तो ये वाला पार्टिकल जब ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, यानी कम एनर्जी बचेगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये कम बॉन्ड बनाएगा तो कम रिलीज करेगा, तो बचेगी ज्यादा, तो ज्यादा जो है एनर्जी होने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो कुल मिला के एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड द बल्क कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। इसीलिए अगर सरफेस बड़ी होगी तो सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी, सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी, सिस्टम कम स्टेबल होगा, और हर एक सिस्टम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए वो सरफेस को छोटा करने का प्रयास करता है। उसके अंदर इस बात की इच्छा जागृत होती है कि सरफेस छोटी हो जाए, और छोटी करने के चक्कर में वो सिकुड़ने का प्रयास करता है, और जब आप उसे सिकुड़ने नहीं देते तो उसमें टेंशन आ जाती है, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, ए और बी दो पॉइंट्स नाम दे देते हैं।
Let us consider two liquid particles A and B. A is on the surface and B is inside the bulk. Net force on A is downward, while on B it is zero. B makes more number of intermolecular bonds than A and released more energy. Hence, energy of B is less than that of A. Hence, B is more stable than A. B A से ज्यादा स्टेबल होता है. So we can say that particles on the surface have more energy and less stability. तो क्या करता है? तो हम ये कहेंगे फॉर स्टेबिलिटी comma to reduce the energy every liquid system tries to minimize its surface area. And because of this, surface tension is developed. ये है इसकी कहानी.
तो अगर मान लो हम बर्तन में ना भरें लिक्विड को, बर्तन में कोई भी लिक्विड बॉडी हो ऐसे वैक्यूम में छोड़ दें फ्री स्पेस में, तो किसी भी दिए गए आयतन के लिए आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी दिए गए वॉल्यूम के लिए सबसे कम एरिया होता है स्फेयर का। अगर मैं तुम्हें 2 लीटर लिक्विड दे दूं, 2 लीटर, और मैं कह दूं इस लिक्विड से अलग अलग शेप की बॉडी बनाओ, और ऐसी बॉडी बनाओ जिसका एरिया, सरफेस एरिया सबसे कम हो, तो वो स्फीयर होगा। ध्यान रखना, मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का। अगर वॉल्यूम फिक्स हो, मात्रा उतनी हो। तो अगर मेरे पास और कोई एनर्जी का रोल ना हो, स्पेस में ले जाए कहीं फ्री स्पेस में, ग्रेविटी वगैरह ना हो, तो हर एक लिक्विड बॉडी को ऐसे फ्रीली छोड़ दे, 2 लीटर पानी ऐसे फैलाएं, फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे कर दो तो अपने आप कैसा शेप ले लेगा? स्फेरिकल शेप ले लेगा। छोटी छोटी बूंदें जो होती है ना वो स्फेरिकल होती है। देखो जब वो फ्री फॉल गिरती गिरती तो स्फेरिकल शेप क्यों लेती हैं? सरफेस टेंशन की वजह से, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपना एरिया कम कर लेती हैं। हालांकि जमीन में अगर बूंद रखी है तो चपटी हो सकती है, क्योंकि ग्रेविटी का रोल भी आ जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एमजीएच भी तो होता है। गोला जो होता है ना, गोला, उसका सेंटर मास थोड़ा दूर होता है, सेंटर मास यहाँ एच हाइट पे, तो एमजीएच भी तो होता है। लेकिन अगर ग्रेविटी ना हो तो पक्का गोला होगा, परफेक्ट स्फीयर होगा। तो जितनी छोटी बूंद होती है उतनी स्फेरिकल होती है। अगर जमीन पे भी रखी है, अगर बूंद बन रही है तो, क्योंकि वहां एमजीएच का रोल ज्यादा नहीं होता है, एम छोटा है, जी छोटा है, एच छोटा। मेन रोल किसका? डोमिनेटिंग कौन है? सरफेस टेंशन। लेकिन जैसे जैसे बूंद होती है, बड़ी होती है, वो चपटी होती चली जाती है थोड़ा, ताकि उसका सेंटर मास जब चपटी हो जाती है तो सेंटर मास नीचे आ जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो है, पता लगा सरफेस एनर्जी कम कर ली, एमजीएच बहुत ज्यादा है, हमें तो टोटल, उसको तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी घटानी है ना। लेकिन अगर मैं फ्री स्पेस में ले जाऊं तो एमजीएच का तो रोल ही नहीं, वहां तो 100% बूंद चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो स्फेरिकल होगी। क्यों? क्योंकि किसी दिए गए वॉल्यूम के लिए किसका एरिया मिनिमम होता है? स्फीयर का। इसीलिए बूंदें स्फेरिकल शेप लेना पसंद करती हैं यदि अदर एनर्जीज रोल में ना हो। और अदर रोल में होती हैं तो कुछ सरफेस एनर्जी, कुछ ग्रेविटेशन, टोटल मिला के देखा होता है कि मिनिमम कितना है। तो अगर बहुत छोटी बूंद है तो स्फेरिकल की तरफ होता है ऑलमोस्ट, जितनी बड़ी होती जाती है उतनी चपटी होती चली जाती। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर हम, यहाँ उसका रीजन यही है, यहीं से आता है कि जो आप कह सकते हैं यहां पर एग्जांपल की जो स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं आर स्फेरिकल। क्यों? बिकॉज एरिया ऑफ ए स्फीयर, या ये लिख सकते हैं स्फीयर हैज मिनिमम एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम फिक्स कर दिया जाए, तो अगर वॉल्यूम फिक्स कर दिया जाए तो मिनिमम एरिया होगा। नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको हमने बताया कि जो सरफेस होती है उसके मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है,
तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, उसे सरफेस एनर्जी कहा जाता है। तो सरफेस एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं कि हाउ इट इज डिफाइंड। सरफेस एनर्जी कैसे डिफाइन होती है। तो मैं एक फिल्म का उदाहरण ले लेता हूं जस्ट। बेटा मान लो ये हमारे पास एक हमने फिल्म बना के रखी है, ये सोप सोल्यूशन है मान लो। और अगर मैं यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, तो अंदर जो फोर्स लगेगा वो लग रहा है 2SL। और मान लो इसको हमने x डिस्टेंस मूव करा दिया, L लंबाई है इसकी। तो देखो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी कभी एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं होती, चेंज डिफाइन होता है। तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का भी हम चेंज डिफाइन करेंगे। तो आप जानते हो कि अगर एक सरफेस का एरिया बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाते जाओगे, सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे और एरिया बढ़ा दोगे, तो सरफेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। मोर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, मोर एनर्जी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि एरिया बढ़ाने से कितनी एनर्जी में चेंज आएगा। तो सोचो एरिया को बढ़ाने ने आपने जो एनर्जी तो कंजर्व है ना, आपने जो मैकेनिकल वर्क किया वही तो एनर्जी आपने दी है। और अगर वहां कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं इन्वॉल्व है तो आपका वर्क ने क्या कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो ये जो आदमी अगर स्लोली स्लोली पुल कर रहा है इस वायर को, तो ये जो आदमी वर्क कर रहा होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। तो यहां पर इफ डेल्टा के इक्वल टू 0, देन W एक्सटर्नल ही तो डेल्टा U के बराबर होगा। बताओ तो W एक्सटर्नल क्या है यहां पर देखो, तो यहां पर W एक्सटर्नल हो जाएगा F इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U हो जाएगा F क्या होगा बेटा, 2SL के बराबर, चूंकि धीरे धीरे चला रहे। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा 2SL इंटू एक्स, तो S बाहर ले ले रहा हूं, 2L इंटू एक्स। तो तुम देखो अगर ध्यान से, तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है S इंटू L इंटू एक्स है, ये वाला एरिया। तो फिल्म के एरिया में जो चेंज हो रहा है वो L इंटू एक्स है, लेकिन ये 2 टाइम्स क्यों आ रहा है, तो सरफेस में जो एरिया में चेंज हो रहा है वो 2L इंटू एक्स है, क्योंकि फिल्म में 2 सरफेस है, एक इधर एक इधर। तो L इंटू एक्स यहां पर क्या है, चेंज इन एरिया ऑफ फिल्म। लेकिन 2LX अगर देखा जाए, डेल्टा ए लिखूंगा मैं इसे, ये है टोटल चेंज इन सरफेस एरिया, क्योंकि LX तो आपको इधर दिख रहा है, उधर वाली सरफेस भी तो होगी सरफेस एरिया। इसका मतलब 2LX को मैं डेल्टा ए लिख दूंगा, तो डेल्टा U बेटा होता है S इंटू डेल्टा, ये फॉर्मूला है आपका। लेकिन खबरदार कोई भूले ना, डेल्टा ए वो लेना होता है जो सरफेस एरिया का चेंज है। तो अब गड़बड़ क्या होती, तुमसे कहेगा एक फिल्म थी हमारे पास जिसकी लंबाई 6 थी, चौड़ाई 4 थी, हमने इसको बेटा बढ़ा के 6 का 8 कर दिया, 4 का 6 कर दिया। अब बताओ हमने कितना वर्क किया, वर्क मतलब डेल्टा U के बराबर। एनर्जी जितनी चेंज होगी वही हमें वर्क करना पड़ेगा, यही W है, यही W है, यही W है बेटा। तो आपने क्या किया, आपने कहा S इंटू डेल्टा है, तो यहाँ एरिया हो गया 8 चौको 32 मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ हो गया 8 छंगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 माइनस 32 आपने कर दिया, अब रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये तो प्लॉट का साइज दिया है, ये तो फिल्म का साइज दिया है। फिल्म है तो 2 सरफेस होंगी ना। तो दरअसल यहाँ जो 8 चौको 32 आप देख रहे हो, 32 इधर 32 उधर, एरिया कितना है 64। और यहाँ जो 8 छंगा 48 आप देख रहे हो, 48 इधर 48 कितना है 96। तो 96 माइनस 64 यानी डबल करना पड़ेगा आपको। 90% सवाल बच्चों के इसीलिए गलत होते हैं कि वो डबल करना भूल जाते हैं या कंफ्यूज रहते हैं, कब डबल करना है कब नहीं करना। जैसे कुछ लोग रट लेते हैं सोप, बेटा दिखेगा सोप, अगर दिखे बबल में सोप दिखे तो डबल कर देना। अरे सोप से मतलब थोड़े ना है, बबल कोई भी एयर में, सोप तो एग्जाम्पल है, एयर में कोई भी बबल होगा 2 लेयर होंगी, पानी के अंदर बबल होगा तो 1 होगी। बात समझ रहे हैं, बीकर में पानी भरा है, उसकी सरफेस सिकुड़ रही है तो वहां एक ही सरफेस है। ग्लास में पानी भरा है तो इसकी इसकी तो एक ही सरफेस है, इसमें कहां 2 सरफेस है, इसकी तो ऊपर की सरफेस ही है, ऊपर जहां पानी भरा है। तो यहां कहां 2 सरफेस, फिल्म हवा में है तो फिल्म इधर भी है इधर भी है, तो 2 सरफेस है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो वहां तो डबल करना पड़ेगा।
और आश्चर्य तो कई बार कंफ्यूज क्यों होता है, क्योंकि लैंग्वेज भी तो कंफ्यूजिंग लिखते हैं। अब उन्होंने कहा एक फिल्म थी जिसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, बढ़ाकर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। अब बच्चे कहते सर क्लियर नहीं लिखा है, फिल्म का एरिया बढ़ रहा है कि सरफेस का एरिया बढ़ रहा है। ये बात सच है, लिखने वाले को क्लियर लिखना चाहिए, लेकिन अगर फिल्म का एरिया लिखा है तो आप एक ही तरफ का एरिया मानिए, वो दो तरफ का क्यों लिखेंगे? आपको आपको डबल करके लिखना पड़ेगा कि 20 से 30 किया है तो 10 का नहीं 20 का चेंज हुआ है। वो फिल्म का एरिया 20 है पूरा, एक फिल्म, वो इधर उधर का जोड़ के थोड़े ना बताएंगे। जब वो लिखें कि टोटल सरफेस एरिया था इतना और टोटल सरफेस एरिया हो गया बाद में इतना, तो आप डबल ना करिए, क्योंकि लिख ही रहे खुद ही बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। वर्क डन या इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और वो होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टोटल एरिया। तो सरफेस टेंशन का यूनिट फिर क्या क्या हो गया? तो यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो गया? एक तो हो गया न्यूटन पर मीटर, और देखो एनर्जी होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। एफ अपॉन एल से न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर भी है ना। अच्छा ये हमने फिल्म के लिए जरूर बनाया, पर वैलिड सबके लिए, वैलिड सबके लिए। अब जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो मेकिंग ए ड्रॉप, एक एक पार्टिकल लाकर एक बूंद बनाई,
मान लो एक एक पार्टिकल लाके बूंद बनाई, तो ड्रॉप अगर बनाई तो अंदर लिक्विड, ड्रॉप की एक ही सतह होती है, आर रेडियस की ड्रॉप बनाई तो कितना वर्क डन किया हमने? जो हमने वर्क डन किया डेल्टा यू वो है एस इंटू ड्रॉप का एरिया 4 पाई r² माइनस 0। जब सोचो ड्रॉप थी नहीं, एक एक लिक्विड पार्टिकल लाके बूंद बनाई है, तो उसके पास कोई सरफेस नहीं थी, तो सीधे सीधे एस इंटू डेल्टा ए 4 पाई r² माइनस 0। मेकिंग ए बबल इन एयर, और एक बबल बनाया है एयर में, तो बबल बनाने में कितना एक्सटर्नल वर्क होगा? तो डेल्टा यू चाहे डेल्टा एस इंटू एयर में जब बबल होता है, यहां भी एयर और यहां भी एयर, तो दो सरफेस होती हैं, तो 8 पाई r² हो जाता है माइनस 0। ये बबल बनाया एयर में। मान लो बबल बना बनाया है, उसको एनर्जी देनी, उसकी रेडियस बढ़ानी, एक्सपेंशन ऑफ बबल, एक्सपेंशन ऑफ बबल इन एयर, एयर में एक्सपेंड कर रहे हैं। मान लो R1 रेडियस का बबल था, एक्सपेंड करके R2 रेडियस का कर दिया, तो यहां पर W एक्सटर्नल हो जाएगा S इंटू 8 पाई r² माइनस 8 पाई r1²। ध्यान रहे बबल एयर में, सोप होना जरूरी नहीं है, सोप इज एग्जाम्पल। मेकिंग ए बबल इन वाटर, मेकिंग ए बबल इन वाटर, वाटर के अगर अंदर बबल है, मान लो चारों तरफ पानी 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 है, तो एक ही सरफेस होती है फिर बबल की, तो यहां W इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू एस इंटू 4 पाई r² होगा। तो बूंद का और बबल का वर्क सेम हो जाएगा, बूंद में भी एक होती है, और बबल अगर पानी के अंदर है तो एक ही सरफेस होती है, तो 4 पाई r²। अब बबल अगर ये फूल रहा है तो फिर 4 पाई r² माइनस 4 पाई r1² करेंगे। बबल जब एयर में होगा तो दो सरफेस होंगी, ठीक है ना। अब हम बूंद तोड़ेंगे जोड़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कि अगर बूंद डिसोसिएट हो रही तो कितनी एनर्जी निकलेगी, कितना चेंज आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।